बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया दोस्तों इस टेलीस्कोप को बनाने का। 25 साल नासा को लगे इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आज के दिन जहां ये टेलीस्कोप लोकेटेड है, ये ऑपरेट करने लग रहा है -266 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ये इतना ठंडा है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। ये बस उससे कुछ डिग्रीज थोड़ा सा ज्यादा है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है, बल्कि ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L2 पॉइंट करके, वहां पर ये हमेशा अर्थ की छाया में रहता है और इस तरीके से रहता है कि इसका ऑर्बिट सन के चारों तरफ है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बची हुई धूप को रोकने के लिए इसके पीछे एक सन शील्ड लगा रखी है जो एक टेनिस कोर्ट के साइज जितनी बड़ी है। और क्या आप जानते हैं इस टेलीस्कोप का फोकल लेंथ कितना है? आप में से जो लोग DSLR कैमरेज का इस्तेमाल करते हैं अपने घर पर एज अ हॉबी, आपको पता होगा उन कैमरे में जो लेंस लगी होती है उनकी फोकल लेंथ यूजुअली 24 mm, 35 mm, 50 mm इसी के आसपास होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो फोकल लेंथ है वो इससे 2500 गुना से भी ज्यादा है, 131.4 मीटर्स, mm नहीं मीटर्स। इसका जो मेन मिरर है उसका वजन अपने आप में 705 किलो है। वैसे इन सारी टेक्निकल चीजों की बात मैंने पुराने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाले वीडियो में करी थी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं इस टेलीस्कोप की बनावट कैसी है, ये काम कैसे करता है। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और फोटोज की बात करते हैं जो इस टेलीस्कोप ने ली है। इससे पहले बस मैं एक चीज याद दिला दूं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये अलग अलग EM वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। इसमें एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रेनबो कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस वेवलेंथ की रेंज होती है 0.38 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। रेड से बड़ी जो वेवलेंथ होती है उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। और जिस वेवलेंथ में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फोटोज को खींच सकता है वो है 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर्स तक। यानी थोड़ा सा ओवरलैप है विजिबल रेड लाइट के साथ, लेकिन मेनली ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पोर्शन में काम करता है। इसका फायदा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये है कि जो गैसेस हैं, जो क्लाउड्स हैं, उनके पार आप देख सकते हैं क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बड़ी होती है। और जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतना ही आसान होता है ऑब्जेक्ट्स के आर पार होना। जैसे कि रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, हम उन्हें रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं, वो हमारी दीवारों के थ्रू, घरों के थ्रू ट्रैवल कर सकती है रेडियो वेव्स। इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम, जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करता है, और एक है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जिसे मीरी कैम करके पुकार सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करता है। अब कौन सा कैमरा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है टेलीस्कोप, उसके बेसिस पर फोटोज अलग अलग आती है। जैसे कि ये फोटो देखिए, नीर कैम से ली गई फोटो है, बड़ी ही सुंदर फोटो, बहुत वायरल हो गई थी ये सोशल मीडिया पर जब नासा ने इन फोटोज को रिलीज किया था तो। लेकिन सेम फोटो एक्चुअली में मीरी कैम से भी ली गई है और सेम चीज मीरी कैम से ऐसी दिखती है। ये जो डस्ट क्लाउड्स विजिबल थे ये मीरी कैम में इतने नहीं दिखते क्योंकि मीरी कैम की वेवलेंथ ज्यादा है, तो पास थ्रू करना उससे आसान है। इन क्लाउड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। वैसे आप पूछोगे दोस्तों ये फोटो है किस चीज की, हम इस फोटो में क्या देख रहे हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, हम इस फोटो में एक तारे की मृत्यु होते हुए देख रहे हैं। सही सुना आपने, एक स्टार को मरते हुए देख रहे हैं। इस फोटो में 2 स्टार्स हैं जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करने लग रहे हैं। जो ज्यादा चमकीला तारा है वो अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पर है, लेकिन जो डिम हुआ तारा है वो मरने लग रहा है। मरते हुए ये तारा पिछले कई हजारों सालों से क्लाउड्स रिलीज कर रहा है, गैसेस के और डस्ट के। ये जो गैसेस और डस्ट से ये क्लाउड सा बनता है, इसे कहा जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला। और क्योंकि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, ये जो क्लाउड है ये भी घुले जा रहा है, कुछ वैसे ही जैसे आप चीनी घोलते हैं दूध में। इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी ऐसी शेप आ गई है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये नोट करने वाली है कि नीर कैम की फोटो में आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखता है, ये क्लाउड ज्यादा क्लियरली दिखता है। लेकिन मीरी कैम की फोटो में ये क्लाउड आपको कम दिखेगा और ये 2 स्टार्स ज्यादा क्लियरली दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया ज्यादा वेवलेंथ है तो इस बड़े से बादल के बीचों बीच देखा जा सकता है। और अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तारों की मृत्यु के बारे में, शॉकिंग लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, बचपन, टीनेज, एडल्टहुड, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ऐसे ही स्टार्स की भी लाइफ साइकिल होती है। हमारा सूरज, सन भी एक स्टार है, वो भी काफी जवान है। आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सूरज बेटा एक रेड जाइंट बनेगा, और रेड जाइंट बनने के बाद उसका यही हाल होगा जो इस तारे का हो रखा है इस फोटो में, एक प्लैनेटरी नेब्यूला। इसके बाद एक व्हाइट डॉर्फ और दी एंड।
रेड जायंट जो होते हैं वो कहीं ज्यादा बड़े होते हैं एक एवरेज स्टार के साइज के कंपैरिजन में। तो जब हमारा सूरज रेड जायंट बनेगा तो वीनस और मर्क्यूरी जो प्लैनेट्स हैं वो तो निगल लिए जाएंगे उसके द्वारा और अर्थ पे रहने लायक कंडीशंस नहीं बचेंगी। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, इंसानों के पास 5 बिलियन ईयर्स का समय है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर पाए कि हम अर्थ के ऑर्बिट को दूर ले जा सके। लेकिन ये बाद की बातें हैं, अभी बात करने का क्या फायदा इसके बारे में। बात करते हैं बाकी फोटोज के बारे में। नासा के द्वारा रिलीज करी गई जो पहली फोटो थी वो एक्चुअली में ये थी और ये सबसे हिस्टोरिक फोटो भी है। ये फोटो आपको 13 बिलियन ईयर्स पहले की झलक दिखा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था इस फोटो को देखने के बाद कि ये एक नई खिड़की है यूनिवर्स की हिस्ट्री में। It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. इस फोटो में हमें बेसिकली एक गैलेक्सी क्लस्टर देखने को मिलता है, SMACS 0723। जो गैलेक्सीज हमारे कैमरे के ज्यादा पास है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो डिस्टॉर्ट करने लग रही है पीछे से आने वाली लाइट को। तो एक तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमिना को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसकी मदद से हम और भी पीछे के ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं। अब ये कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसे टेलीस्कोप ने बस क्लिक किया और खिंच गई, जैसे आप कैमरे को उठाते और एक बटन दबाते ही फोटो खिंच जाती है, ऐसा नहीं है। इस फोटो को लेने में 12.5 घंटे का समय लगा था। एक्चुअली में टेलीस्कोप ने ढेर सारी अलग अलग इमेजेस ली अलग अलग वेवलेंथ्स पर और बाद में उन्हें कंबाइन किया और ये कंबाइंड फोटो हम देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो गैलेक्सीज ज्यादा रेड कलर की दिख रही हैं वो ज्यादा दूर हैं हमसे। तो जितनी ज्यादा रेड एक गैलेक्सी है उतनी ज्यादा दूर है वो, समझ लो। पास और दूर की बात कर ही रहे हैं तो इस अगली फोटो को देखिए। इसे नाम दिया गया है स्टीफेंस क्विंटेट। ये बेसिकली 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है। क्विन जो प्रीफिक्स है वो 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्वार जो प्रीफिक्स है वो 4 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्विंटेट एक्चुअली में क्वार्टेट ज्यादा है, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी है इसमें वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और जो बाकी 4 गैलेक्सीज हैं वो करीब 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली गैलेक्सी की फोटो है वो ज्यादा HD दिख रही है अगर आप जूम करके देखेंगे इस फोटो पे, और बाकी 4 गैलेक्सी ज्यादा ब्लर दिख रही है।